दोस्तों, किसी भी ग्रह पर जीवन का मूलभूत स्रोत समुद्रों को माना जाता है। अधिकतर जीव समुद्र की ऊपरी सतह पर ही जीवन जीना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे हमें घना अंधेरा एवं खून जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। हम लंबे समय तक ये मानते रहे हैं कि समुद्र की गहराई में बेहद ही विषम परिस्थितियों के कारण कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाएगा, किंतु बीते वक्त के साथ आगे बढ़ी खोजों के आधार पर हम ये पता कर चुके हैं कि इस वीराने और गहरे समुद्र में भी बेहद ही विशाल जीव बसते हैं। ये ऐसे समुद्री जीव हैं जो हमारी सोच और कल्पना से भी परे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गहराई के आधार पर वैज्ञानिकों ने समुद्र को 5 हिस्सों में बांटा है। समुद्र की ऊपरी सतह से लेकर 200 मीटर तक की गहराई को हम एपिपेलेजिक जोन कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हमारे द्वारा अक्सर देखे जाने वाले तमाम समुद्री जीव मौजूद हैं। समुद्र की इस गहराई तक सूर्य की किरणें अच्छे से पहुंच जाती हैं, जिस वजह से न सिर्फ यहाँ का तापमान आदर्श है, बल्कि यहाँ करोड़ों प्रजातियों के रंग बिरंगे जीवों के साथ साथ समुद्री वनस्पति भी फैली हुई है। एपिपेलेजिक जोन के समाप्त होने के बाद मेसोपेलेजिक जोन शुरू हो जाता है। इस जोन को ट्वाइलाइट जोन अर्थात दोपहर के बाद होने वाली सांझ के नाम से भी जाना जाता है। ये गहराई 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक फैली हुई है, यानी मेसोपेलेजिक जोन में सूर्य की काफ़ी हल्की किरणें ही पहुंच पाती हैं। यही वजह है कि यहाँ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से अपना भोजन बनाना संभव नहीं है, जिस कारण इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती। लेकिन जीवों की कई सारी प्रजातियां आसानी से इतनी गहराई तक गोता लगा आती हैं। 1000 मीटर की गहराई बीत जाने के बाद बाथेपेलेजिक जोन शुरू हो जाता है, जिसे मिडनाइट जोन भी कह दिया जाता है। इस जोन की गहराई 4000 मीटर तक है। रात्रि जैसे अंधकार से भरे इस क्षेत्र में पानी का दबाव बेहद ही अधिक है और ठंड बर्दाश्त से बाहर, किंतु स्क्विड और एंगलर फिश जैसे कुछ जीव यहाँ भी अपना जीवन जी लेते हैं। इन जीवों का शरीर अंधेरे में चमकता है, जिस कारण ये जीव इस अंधकार से भरे क्षेत्र में भी देखने के काबिल हैं। बाथेपेलेजिक जोन के बाद पड़ने वाला एबिसोपेलेजिक जोन 4000 मीटर से 6000 मीटर तक की गहराई तक फैला हुआ है। इस जोन में पानी का दबाव समुद्र की ऊपरी सतह की तुलना में करीब 600 गुना अधिक है, लेकिन समुद्र की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। 6000 मीटर की गहराई के बाद आने वाले समुद्र के हिस्से को हेडोपेलेजिक जोन कहते हैं। 6000 मीटर से शुरू हुई ये गहराई समुद्र के अंत तक कही जा सकती है। इसी जोन में कई सारी वो वी आकार की घाटियां भी शामिल है, जिन्हें समुद्र में सबसे गहरा माना जाता है। अभी तक खोजी गई समुद्र की सबसे गहरी घाटी यानी मरियाना ट्रेंच भी हेडोपेलेजिक जोन के अंतर्गत ही आती है। इस जोन में पानी का दबाव समुद्र की ऊपरी सतह की तुलना में 1000 गुना अधिक है, लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है कि इस गहराई में भी बहुत ही बड़े जीव पाए जाते हैं। इतनी गहराई, दबाव एवं ठंड में रहते इन जीवों को भूतिया कहें, खौफनाक कहें या डरावने, किंतु जो भी हो ये जीव हद से ज़्यादा विचित्र और विशालकाय हैं। इस गहराई में अपना जीवन जीने वाले कुछ जीवों को हम जाइंट जैपनीज स्पाइडर, बिग रेड जेलीफिश, किंग ऑफ हेरिंग और फिश, जाइंट स्क्वेड, ग्रीनलैंड शार्क, जाइंट एसोपोड नाम से जानते हैं। यहाँ रहने वाले जीव अपने उन रिश्तेदारों की तुलना में काफ़ी विशाल हैं जो समुद्र की ऊपरी सतह पर रहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2004 में समुद्र की इस गहराई से एक जाइंट स्क्विड की तस्वीर ली गई। 13 मीटर यानी करीब 40 फीट से अधिक लंबी यह स्क्विड कम से कम 250 किलो भारी रही होगी। ये तस्वीर लेने से पहले विशालकाय स्क्विड सिर्फ किस्से कहानियों का ही हिस्सा हुआ करती थी, क्योंकि समुद्र की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली स्क्विड मात्र 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट लंबाई की ही होती है। ऐसे में ये एक मजबूत सवाल है कि आखिर गहराई में रहने वाले ये जीव इतने बड़े क्यों हैं, बावजूद इसके कि इस गहराई पर जीवों की संख्या बेहद कम है और वनस्पति तो बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। तो यहाँ रहने वाले ये विशालकाय जीव आखिर ऐसा क्या खाते हैं जिससे उनका आकार सामान्य से अधिक बड़ा हो गया। दोस्तों, भले ही इस गहराई में शिकार और वनस्पति कम लगे, किंतु असल में यहाँ रहने वाले जीवों को भोजन की कोई कमी नहीं होती। इन बड़े जीवों को अपना भोजन मरीन स्नो की वजह से मिलता है। मरीन स्नो जिसका हिंदी में अर्थ होगा समुद्री बर्फबारी। आप सोच रहे होंगे कि भला बर्फ गिरने से समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों को भोजन कैसे मिलता है। असल में मरीन स्नो का अर्थ पानी से बनी बर्फ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ उन मरे हुए पौधों और जीवों से हैं जिनके गले सड़े शव टुकड़ों में बिखरकर
समुद्र की गहराई में नीचे की ओर बैठने लगते हैं। इन शवों के टुकड़ों को ही वैज्ञानिक तौर पर मरीन सनों का नाम दिया गया है। समुद्र की गहराई में रहने वाले अधिकतर जीव इस मरीन सनों को खाकर ही खुद को जिंदा रख पाते हैं और यहाँ रहने वाले कुछ एक शिकारी जीव उन जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं जो जीव मरीन सनों के कणों को खाते हैं। वैसे जहाँ तक हमारी यानी इंसानों की बात है तो हम समुद्रों की गहराई का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाए हैं। यानी इन गहराइयों में कितने विशाल जीव हो सकते हैं हमें इसका कोई पक्का अंदाज़ा नहीं है। समुद्री लुटेरों द्वारा बताए गए किस्से कहानियों में हमने अनेकों बार विशालकाय जीवों का जिक्र सुना है। ऐसे विशालकाय जीव जो एक समुद्री जहाज को भी डुबो सकते हैं। शायद वो विशालकाय जीव इसी गहराई में छुपे रहते हों और समुद्रों में चल रहे भौगोलिक घटनाक्रम के कारण कभी कभार इस गहराई से निकलकर ऊपर भी आ जाते हों। परंतु वैज्ञानिक कहते हैं कि जो जीव जितना विशाल होगा वो जीव उतना ही धीमा भी हो जाएगा, क्योंकि आकार के हिसाब से उस जीव की खुराक कम हो जाती है, जिस कारण उसके शरीर में छोटे जीवों जितनी ऊर्जा नहीं रहती। अक्सर हम इंसान सोचते हैं कि जो जीव जितना बड़ा होगा उसे उतना ही ज़्यादा खाना चाहिए, परंतु महान जीव वैज्ञानिक मैक्स क्लेबर द्वारा दिए गए सिद्धांत, जिसे क्लेबर लॉ के नाम से जाना जाता है, के अनुसार जीवों में मेटाबॉलिज्म का स्तर उनके शरीर के आकार के अनुसार नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि अगर किसी घोड़े का वजन किसी चूहे से 1000 गुना अधिक है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस घोड़े को चूहे के मुकाबले 1000 गुना अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में आकार के अनुपात में कम ऊर्जा खर्च करने के कारण ही बड़े जीव सुस्त हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक रूप से ऐसा संभव नहीं है कि समुद्र की सबसे अधिक गहराइयों में रहने वाला कोई विशालकाय जीव इन गहराइयों से पानी के विशाल दबाव को चीरते हुए बाहर निकलकर समुद्र की ऊपरी सतह पर आ जाए और किसी समुद्री जहाज को डुबो दे। वास्तव में धीमा और सुस्त होना ही गहराई में रहने वाले जीवों के विशालकाय होने का एक बहुत बड़ा कारण है। ये जीव खुद के द्वारा खाई गई ऊर्जा का बेहद ही कम इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण इनके शारीरिक आकार में वृद्धि होने लगती है। साथ ही पानी का कम तापमान भी इन जीवों के विशालकाय होने का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ठंडे इलाके में रहने वाले जीवों का आकार खुद को गर्म रखने के लिए अधिक बड़ा और चर्बी युक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए साइबेरिया की ठंड में रहने वाले बाघ भारतीय बाघों से कहीं अधिक विशाल होते हैं। वहीं उत्तरी ध्रुवीय इलाके में रहने वाले पोलर बियर भी भालुओं की सबसे विशालकाय प्रजाति है। साथ ही यदि हम पेंगुइन्स को देखें तो पता चलता है कि अंटार्कटिका की ठंड में रहने वाले पेंगुइन 1.5 मीटर लंबे और 40 किलो तक भारी होते हैं, जबकि अर्जेंटीना में पाए जाने वाले पेंगुइन सिर्फ आधे मीटर लंबे और 10 किलोग्राम ही भारी हो पाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में ये भी देखा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के समुद्रों में जहाँ तापमान सबसे कम होता है वहाँ पाए जाने वाले समुद्री कीड़े, यहाँ तक कि एक कोशिकीय जीव भी बहुत बड़े होते हैं। असल में ठंडे पानी में ऑक्सीजन भी ज़्यादा घुली हुई होती है और अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने से भी इन जीवों का आकार अधिक बड़ा हो जाता है। साथ ही ठंडा इलाका जीवों के जीवन काल में भी वृद्धि करता है। अमूमन ठंड में रहने वाले जीव अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं और इनका आकार भी पूरी उम्र तक बढ़ता ही रहता है। उदाहरण के लिए यदि हम ग्रीनलैंड शार्क की बात करें तो समुद्र में 2000 मीटर की गहराई में पाए जाने वाली ये शार्क पूरे वर्ष ध्रुवीय समुद्रों के ठंडे पानी में विचरण करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये शार्क कछुओं से भी अधिक उम्र तक जीवित रह सकती है। इन शार्कों की आंखों के पर्दे में इनके जन्म से ही एक प्रोटीन इकट्ठा होने लगता है और बढ़ती उम्र के साथ आंखों के पर्दे पर इस प्रोटीन की परत और भी अधिक मोटी होती रहती है। इस प्रोटीन के आधार पर ही वैज्ञानिकों ने कुछ ग्रीनलैंड शार्क्स को 500 वर्ष की आयु से भी अधिक बड़ा बताया है। दोस्तों, सच तो ये है कि हम अभी तक पूरी तरह से समुद्र की सबसे अधिक गहराइयों के इकोसिस्टम को नहीं समझ पाए हैं। इन गहराइयों में कितने विशालकाय जीव राज करते हैं और उन जीवों के विशालकाय होने के पीछे की वजह क्या हैं, हम सिर्फ इसका अंदाज़ा भर ही लगा सकते हैं। शायद ही हम कभी समुद्र के इस गहरे और अंधकार में हिस्से का राज सुलझा पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।